कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। आज हम जो है इसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, जिसके अंदर हम हैं नगर पालिका राजस्व की धारा 106 से 110 तक पढ़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि धाराएं कम कम करा रहा हूँ, पांच पांच धाराएं करा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपके व्यवहारिक जीवन में भी आप ईओआरओ बनते हैं तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नहीं बनते हैं तो भी आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये काम आएगी। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता होनी चाहिए कि आपके ऊपर नगर पालिका कौन सा टैक्स लगाती है। अगर नगर पालिका वो टैक्स लगाती है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन से कर बाध्यकारी हैं और कौन कौन से जो है कर में आपको छूट मिलती है। तो इस तरह से है, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। क्या है दोस्तों, पूरी पूरी इसमें संभावना है। तो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैंने इस थंबनेल के पीछे ये देखो, एक बिल्डिंग लगाई है। ये देखो आप, बिल्डिंग जो है ना, ये जो ये सजी हुई है लाइट से, ये है दोस्तों डीएलबी, डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है। जब आप यूआरओ बन जाओगे तो यहाँ पे आपको हर महीने कम से कम 2-3 बार मीटिंग के लिए आना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले दर्शन करा दिए कि आप, मेरी बेस्ट विशेष है कि आप बने और बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें रहें आपके लिए और हमारे लिए भी रहेगी। अगर आप बनोगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा धन्यवाद दोगे और अच्छा लगेगा। देखो, धन्यवाद की बात नहीं है, अच्छा लगेगा मुझे भी कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो फलीभूत कहीं ना कहीं हुई है। चलो दोस्तों, हमने जो है 105 तक देख ली थी, 106 हम देखेंगे। उससे पहले एक बार हम जो पांचों धारा हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो धारा 101 से लेकर 140 तक जो है राजस्व की बात की गई है। इसमें धारा 101 के अंदर जो है आंतरिक राजस्व, आंतरिक नगर पालिका के आंतरिक राजस्व की जो है बात की गई है। साथ ही साथ धारा 102 के अंदर जो है बात की गई है बाध्यकारी करों की। मैंने आपको बताया था बाध्यकारी करों की। धारा 103 में बात की गई है अन्य कर, बाध्यकारी करों के जो अलावा जो कर हैं, नगर पालिका अगर चाहे तो कोई नया कर लगा सकती है, वो है अन्य कर। तो 10 प्रकार के कर हैं, उसकी लिस्ट मैंने आपको पिछली क्लास में दे दी है। वहां पर आपको मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो किस तरह से है वो, आप तो अगर जो नए हैं जिन्होंने क्लास नहीं देखी है तो आप लोगों से गुजारिश है कि वो क्लास देखना, और नहीं तो पूरा जो है अगर बीच में से क्लास देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है। 104 में मैंने बताया था कि उपयोगिता प्रभार, उपयोगिता या उपभोक्ता प्रभार जो है एक ही बात होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था तो ये क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। 105 में मैंने फीस और जुर्माने के बारे में बात करी थी कि किस तरह से जो है नगर पालिका फीस लेती है, किस तरह से जुर्माना होता है, जुर्माना और फीस में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। ठीक है। अब आज हम देखने वाले हैं धारा 106। और धारा 106 से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप लोग देखते तो बहुत सारे हैं लोग, क्लासें भी आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन एक चीज़ से मैं थोड़ा सा आहत हूँ, कि आहत क्या बोल सकते हैं उसको। पर मेरी एक बात है कि मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग देख रहे हैं, सारी चीज़ें पसंद भी आ रही है, लाइक कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। फिर अगर मान लो ये जो ये मानो आप 500 लोग अगर देख रहे हैं ना उस वीडियो को, तो लगभग लगभग 230 लोग जो हैं नए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वो वीडियो तो पूरा देखते हैं। अब पता नहीं वो कौन लोग हैं। तो दोस्तों, अगर थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा ठीक रहता है अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है, आप मुझसे जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ रहे हैं। दूसरा, एक जो भी लोग हैं, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, वो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो है और बच्चों तक ये पहुँचे। स्टेटस लगा लीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, बहुत सारे स्टेटस लगाते रहते हो, लेकिन एक क्लास का भी लगा लो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। चलो शुरू करते हैं। वैसे मर्जी आपकी है, बाकी तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही खैर। धारा 106, धारा 106 कहती है दोस्तों, विकास प्रभार वसूल करने से, विकास प्रभार मतलब जो भी डेवलपमेंट टैक्स है उसको प्रभार, उसको वसूल करने से संबंधित है। यह जो है नगर पालिका 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन, दोस्तों कितना, 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो भवन हैं उनसे जो है क्या लेगी, विकास प्रभार। क्या लेगी दोस्तों, विकास प्रभार लेगी। 14 मीटर मतलब कितना हो गया, लगभग ये मानो कि 1 मीटर में 3 फुट होते हैं, तो 14 मीटर कितना हो गया, लगभग 45 फुट। कितना, लगभग 45 फुट। कितना दोस्तों, लगभग 45 फुट। एक सेकेंड है ना।
हाँ, तो धारा 106 क्या कहती है, विकास प्रभार वसूल करने की शक्ति से संबंधित है। नगर पालिका 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन, मतलब कोई बिल्डिंग 14 मीटर से अगर ऊंची है तो किसी भवन की विकास योजना, उपविभाजन योजना या किसी क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए योजना पर विकास प्रभार अधिरोपित कर सकती है। तो धारा 106 के तहत विकास प्रभार अधिरोपित करने की, मतलब लगाने की नगर पालिका की शक्ति है। अब ये 14 मीटर कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी सड़क, ठीक है, ये क्या है आपकी सड़क। तो इस सड़क की ऊंचाई से 14 मीटर नापते हैं, ठीक है, 14 मीटर नापते हैं इस सड़क की ऊंचाई से, ठीक है। अब मान लो किसी ने बेसमेंट खोदा है तो क्या उसको नापेंगे, नहीं नापेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है, ये 14 मीटर यहाँ तक होगी, लेकिन ये वाला फ्लोर अगर आपका स्टिल्ट फ्लोर है, स्टिल्ट फ्लोर मतलब होता है कोई गाड़ी पार्किंग के लिए जो पूरा का पूरा जो है स्पेस छोड़ा जाता है, पूरा फ्लोर छोड़ा जाता है गाड़ी पार्किंग के लिए, तो उसको भी हाइट में काउंट नहीं किया जाता। फिर इसके ऊपर से जो है हाइट काउंट होगी और ये हाइट फिर यहाँ 14 मीटर यहाँ पर मानी जाएगी। ये एक बेसिक सी नॉलेज है, जब आप जो है अगर कोई मकान वगैरह बनाओगे कभी भविष्य में तो ये आपको ये चीज़ काम में आएगी। और ये जो है दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये रेड पेन तो यूज़ कर लिया मैंने, मैं आपको बताऊँ जो ये सारे रूल्स हैं वो आप उसके लिए बिल्डिंग बाय लॉज पढ़ सकते हैं, बिल्डिंग बाय लॉज। अब ऐसे मत बोलना कि सर पढ़ा दो इसको भी, ठीक है, इतनी मोटी किताब है और वो नगर पालिका से रिलेटेड है, लेकिन नगर पालिकाओं की अधिनियम इससे रिलेटेड नहीं है। बोले सर कैसे, देखो 194 में लिखा हुआ है अवैध निर्माण बनाओगे तो सीज कर दिया जाएगा। इस 194 जो धारा है उसमें लिखा हुआ है कि अवैध निर्माण करोगे तो बिल्डिंग आपकी सीज हो जाएगी। कभी भी मकान बनाना है तो उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है, परमिशन ली जाती है नगर पालिका से, और जो परमिशन ली जाती है वो बिल्डिंग बाय लॉ 2022 अभी अपडेटेड है, इसके अनुसार ली जाती है, ठीक है। तो इसको, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अब मत बोल देना कि सर इसको पढ़ा दो, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, टीचर्स बोलते हैं ना नियम उपविधि और ये सारी चीजें आएंगी, ये देखो संशोधन, ये फलाना संशोधन। दोस्तों उपविधियों में संशोधन हुआ होगा, लेकिन मूल जो धारा है अधिनियम में इनमें संशोधन नहीं हुआ है, तो ये ध्यान रखना, हमें ये नहीं पढ़ना है। अब यूडी टैक्स के रूल्स पढ़ने के लिए कहने लग जाओ आप, तो आपके अभी काम के नहीं है वो चीजें, ठीक है। जितना बेसिक चीज है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखो कि विकास प्रभार वसूल करने की शक्ति है धारा 106 के अंदर। अगर कोई भवन, कोई बिल्डिंग 14 मीटर से अधिक ऊंचाई की है तो वहां पर विकास प्रभार वसूल लगाया जाता है किसी भवन की विकास योजना के लिए। उपविभाजन योजना, उपविभाजन का मतलब क्या हो गया, मान लो ये 500 वर्ग मीटर का प्लॉट है, 500 वर्ग मीटर क्या 500 वर्ग गज मान लेते हैं अपन। अब इसका उपविभाजन करना है, ये दो भाइयों का एक प्लॉट है और ये दो भाई चाहते हैं कि हम इन दोनों को अलग अलग कर लें, तो ये जो है 250 वर्ग मीटर का इधर हो जाएगा, 250 वर्ग मीटर का इधर हो जाएगा। तो मतलब एक बड़े भवन को तोड़ने का काम है, एक ये मकान हो गया, ये दूसरा प्लॉट हो गया, तो ये दो प्लॉट हो गए, तो इसको बोलते हैं उपविभाजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, उपविभाजन। अब एक चीज और होती है, एक चीज और होती है, ये है ये चीज कि ये है 1 नंबर प्लॉट, ये है 2 नंबर प्लॉट, ठीक है। ये तो हो गया क्या, उपविभाजन। उपविभाजन मतलब विभाजन करना। और एक होता है पुनर्गठन। क्या होता है, पुनर्गठन। तो ये दो प्लॉट है, 1 नंबर प्लॉट और 2 नंबर प्लॉट। अब अब ये जो दोनों प्लॉट हैं, एक मैंने खरीद लिया, मान लो मैंने खरीद लिया, मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है, मैंने कोर्स बेचे यूट्यूब पे UR के, और मेरे पास पैसा आ गया, और पैसा आ गया तो मैंने ये दोनों प्लॉट खरीद लिए। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों पर जो है मैं एक ही मकान बनाना चाहता हूँ, दोनों पर मकान बनाना चाहता हूँ और एक ही मकान बनाना चाहता हूँ। तो ये दीवार, मतलब दीवार तो नहीं होगी, भूखंड अगर खाली है तो ऐसे थोड़ी कि आप जो है दोनों को शामिल करते हुए एक मकान बना लोगे, नहीं बना पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको सबसे पहले इस जो लैंड है, ये जो प्लॉट है, जो भूमि है, इसका क्या कराना पड़ेगा, पुनर्गठन। मतलब दोनों प्लॉटों को एक करना पड़ेगा, दोनों को एक करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए जो अलग से नियम होते हैं, नियम प्रक्रिया होती है, और उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये प्लॉट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। और एक हो जाएगा तो ये बीच वाला जो लाइन है, क्या है दोस्तों, बीच वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये बीच वाली जो लाइन है ना, ये खत्म हो जाएगी और ये जो है प्लॉट एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। इसे बोलते हैं पुनर्गठन। आगे समझ में, पुनर्गठन, उपविभाजन, ये चीजें समझ में आ गई। तो अब आगे चलते हैं, ये आगे बहुत काम आएगी आपके। आप बोलोगे कि यार सर ने वहां पे बताया था, तो ये देखो यहाँ पे काम आ रही है। अभी तो हम टैक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे नाम आया तो मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, संबंधित क्रियाकलाप आरंभ करने से पहले ऐसे प्रभार का अग्रिम भुगतान करना होता है। अगर मान लो कोई भी भवन 14 मीटर से अधिक ऊंचाई का बन रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहले नगर पालिका को बताओगे, और जो भी टैक्स नगर पालिका, जैसे विकास प्रभार शुल्क
बनने से, मकान मतलब मकान बनने से पहले ही लग जाएगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मकान बनने के बाद फिर लगेगा, मतलब इसमें लिखा हुआ है आरंभ करने से पहले ही ये देना होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बनने के बाद या बनने से पहले, मतलब स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है ना, तो वो ध्यान रखना कि बनने से पहले ही लगाया जा सकता है। और ऐसा जो विकास प्रभार शुल्क आएगा नगर पालिका, उसका अलग से विवरण रखेगी, अलग से कैश बुक रखेगी, और उसे अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं लेगी। केवल विकास प्रभार शुल्क जो होता है, डेवलपमेंट टैक्स होता है, उसको केवल डेवलप करने के लिए ही, नगर पालिका का कोई डेवलप करने के लिए काम है उसके लिए ही यूज में लिया जाएगा, ठीक है। विकास प्रभार शुल्क समझ में आ गया होगा। अब देखो धारा 107, दोस्तों धारा 107 कहती है कि करारोपण से छूट, कर लगाने से संबंधित छूट से संबंधित है। धारा 102, धारा 102 में क्या लिखा हुआ है, बाध्यकारी कर। धारा 103 में क्या लिखा हुआ है, अन्य कर। जो धारा 102 और 103 में जो भी कर वर्णित है तो नगर पालिका संपत्ति पर लागू नहीं होंगे। ये क्या कहती है, धारा 107 क्या कहती है कि जो भी धारा 102 और 103 में जो भी कर लगाए गए हैं वो इस धारा के तहत नगर पालिका पे लागू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जैसे इन करों से छूट दी गई है, कौन कौन को दी गई है, भूमि, भवन, वाहन, यान या नौका आदि यदि केंद्र और राज्य सरकार में निहित हो, मतलब कोई केंद्र सरकार की भूमि है या राज्य सरकार की भूमि है, कोई बिल्डिंग राज्य सरकार की है केंद्र सरकार की है, मतलब कोई सरकारी बिल्डिंग है ये मान लो आप, तो अगर उन पर, अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार की है तो उन पर क्या नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा। आगे बात समझ में, सरकार की अगर कोई भूमि है, राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, अगर भूमि है, भवन है, कोई वाहन है, कोई नौका है, कोई यान है, तो इन पर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। किंतु ऐसे कर 26 जनवरी 1950 से पहले, स्पष्टीकरण दिया हुआ इसका भी, ऐसे कर जो 26 जनवरी 1950 से पहले उपयुक्त पर, मतलब इन पर दायी थे, मतलब 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना हम, मनाते हैं ना गणतंत्र दिवस, तो उस पर जो है, अगर उससे पहले भी अगर कोई टैक्स लगा हुआ था, उससे पहले अगर किसी संस्था पर टैक्स लगा हुआ था तो वो आज भी दे होगा। अगर टैक्स 26 जनवरी 1950 के बाद लगा है तो इसको छूट दी जाएगी, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले लगा था तो इन पर आज भी टैक्स लगेगा। और नगर पालिका अन्य व्यक्तियों से भी पैसा वसूल कर सकती है जो केंद्र सरकार को कर का भुगतान करना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि नगर पालिका अन्य व्यक्तियों से भी वो पैसा वसूल कर सकती है, तो मतलब उस जो टैक्स है नगर पालिका किसी व्यक्ति से, किसी निजी व्यक्ति से वसूल कर रही है तो केंद्र सरकार को भी क्या करना पड़ेगा, कर का भुगतान करना पड़ेगा। किंतु राज्य सरकार कर से मुक्त रहेगी, ये ध्यान रखना। केंद्र सरकार की संस्थाओं पर तो फिर भी टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार की संस्थाओं पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता यदि इनका भूमि, भवन, वाहन, यान, नौका आदि किसके हित में हो, लोक प्रयोजन के लिए हो। किसके लिए हो, लोक प्रयोजन, मतलब लोक हित में अगर राज्य सरकार की कोई संस्थाएं हैं, भूमि है, भवन है, वाहन है, तो दोस्तों इन पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है, लोकहित, क्या है दोस्तों, लोकहित, लाभ कमाना नहीं है। अगर लाभ कमा रही है कोई राज्य सरकार इन संस्थाओं के माध्यम से तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा, ठीक है। मतलब पहली चीज यदि ध्यान रखना कि टैक्स तब नहीं लगेगा कोई जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संपत्ति है, ये मान लो आप। लेकिन मान लो 26 जनवरी 1950 से पहले, कब दोस्तों, 26 जनवरी 1950 से पहले अगर टैक्स लगता था किसी संस्था पर, किसी भूमि पर, किसी वाहन पर, तो टैक्स आज भी दे होगा। 26 जनवरी के बाद लगाया है तो नहीं लगेगा, पहली बात क्लियर। दूसरी बात क्लियर नहीं, दूसरी बात क्लियर, तीसरी बात क्लियर करनी है। पहली बात तो वो थी कौन सी, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संपत्तियों पर टैक्स नहीं लगेगा, 26 जनवरी 1950 से पहले नहीं लगेगा। तीसरी बात यह है कि मान लो कोई टैक्स कोई व्यक्ति दे रहा है, वही टैक्स उसी संपत्ति के, जैसी संपत्ति पर कोई व्यक्ति दे रहा है तो केंद्र सरकार की भूमि पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, लेकिन राज्य सरकार की पे नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार अगर उससे लाभ कमा रही है, लाभ कमा रही है तो टैक्स लग जाएगा। समझ में आ गया ना दोनों तीनों चीजें। भूमि या वह भवन कर नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त सार्वजनिक पूजा स्थलों पर नहीं लगेंगे। कोई भी मंदिर हो, सार्वजनिक पूजा स्थान हो, वहां पर जो कि नगर पालिका से क्या ले रखा हो, सर्टिफिकेट ले रखा हो, रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, तो वहां पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब धार्मिक स्थानों पर टैक्स नहीं लगेंगे अगर नगर पालिका से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो। राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन निकालती है और उसके माध्यम से जो है युक्ति युक्त आधारों पर
किसी भी कर के भुगतान से छूट दे सकती है। राज्य सरकार को लगता है कि नहीं, हमें ये टैक्स यहाँ पर इन संस्थाओं पे नहीं लगाना है, तो राज्य सरकार क्या करेगी दोस्तों, गजट नोटिफिकेशन निकालेगी और गजट नोटिफिकेशन निकालकर उन संस्थाओं को क्या दे सकती है, कर में छूट दे सकती है। तो ध्यान रखना, धारा 106 विकास प्रभार वसूल करने की शक्ति, धारा 107 जो कि कर मुक्त करने की शक्ति, मतलब करों में टैक्स में छूट देने की शक्ति है। ठीक है, आगे देखो धारा 108। धारा 108 क्या कहती है, कर अधोरोपित करने की प्रक्रिया, प्रारंभिक प्रक्रिया, मतलब कोई भी टैक्स अगर लगाया जाता है तो वो किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से नया टैक्स लागू किया जाता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं बताऊं, जो धारा 108 में जो प्रक्रिया दे रखी है ना, क्या दे रखी है दोस्तों, प्रक्रिया। ठीक है, और टैक्स की जो है बात करी हुई है, वो करी हुई है 102 के अंदर, और कर की एक और बात करी हुई है धारा 103 के अंदर। 102 के अंदर तो बाध्यकारी कर हैं, वो तो देने ही पड़ेंगे, और 103 के अंदर अन्य कर हैं जो कि 10 प्रकार के थे, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये जो कर अधिरोपित, देखो बाध्यकारी कर तो पहले से लग चुके हैं तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अब कोई नया टैक्स लगाना है तो नया टैक्स किस में से लगाएंगे, धारा 103 वाले में से तो लगाएंगे ना, 10 कर। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि धारा 103 के तहत कर लगाने से पहले, अधिरोपण मतलब कर लागू करने से पहले, कर लागू करने से पहले क्या होगा, साधारण बैठक की बुलाई जाएगी। क्या बैठक बुलाई जाएगी, सबसे पहले साधारण बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, साधारण बैठक बुला ली, उसमें क्या होगा, एक संकल्प पारित होगा। अब साधारण बैठक में कौन कौन आते हैं आपके, देखो एक तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ईओ जो सचिव होता है, ठीक है, वो तो आएगा ही क्योंकि उसको सारे रूल्स रेगुलेशन पता होते हैं और वो सचिव होता है। दूसरा नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त सदस्य। ठीक है, ये साधारण सभा की बैठक में हो सकते हैं। साधारण बैठक आएगी, संकल्प लाया जाएगा, टैक्स लगाना है कि भाई साहब हमको फलाना टैक्स लगाना है, क्या लगाना है, फलाना टैक्स लगाना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ धारा 103 में क्या क्या लिखा हुआ था, कौन से वो 10 कर थे। तो देखो, यानों पर कर, नौकाओं पर कर, रोशनी पर कर, सभाओं पर कर, तीर्थ यात्री पर्यटकों पर कर, विज्ञापन पर कर, अग्नि कर, पार्किंग कर, स्टाम्प शुल्क, ये 10 प्रकार के कर थे, इन पर जो है क्या लगाना था, टैक्स लगाना था। ठीक है, तो ये धारा 108 के अंतर्गत साफ साफ लिखा हुआ है कि 103 में जो भी कर बढ़नी थे, मान लो हम यहाँ पे जो है अब साधारण सभा बोलेगी, एक संकल्प लेके आएगी क्या, कि मेरे को पार्किंग पर टैक्स लगाना है, हमारी जो नगर पालिका है पार्किंग जो है उस पर टैक्स लगाना है, पार्किंग शुल्क वसूल करना है। ठीक है, क्या लगाना है, पार्किंग शुल्क। तो इस संकल्प में 103 में जो भी निर्दिष्ट कर हैं उसका चयन किया जाएगा। लोग पार्किंग का कर लिया, अपन ने चयन कर लिया ना, चयन पार्किंग कर। ठीक है, कर विहित करने वाले नियमों का प्रारूप तैयार होगा। अब भाई टैक्स का चयन कर लिया, अब इसका प्रारूप क्या रहेगा, कितना टैक्स लगेगा, किन किन पे लगेगा, कि नगर पालिकाओं के अंदर जो गाड़ियां उन पे भी लगेगा या बाहर की गाड़ियों पे लगेगा, कि कर को वसूल कौन करेगा, कर की दर क्या होगी, 50 रुपए लेंगे, 100 रुपए लेंगे, 200 लेंगे, 50 कितने लेंगे, वो प्रारूप तैयार होएगा। ठीक है, अब प्रारूप तैयार हो गया, क्या हो गया दोस्तों, प्रारूप तैयार हो गया। एक सेकंड, प्रारूप तैयार करने से पहले, ठीक है, क्या हो गया, प्रारूप तैयार हो गया, ये लो प्रारूप तैयार कर लिया। ठीक है, अब उन व्यक्ति और संपत्तियों या दोनों वर्ग जिन पर नगर पालिका कर के भुगतान हेतु दाय बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है और उन्हें कोई भी छूट जिन्हें देने का प्रस्ताव रखती है। अब मतलब ये टैक्स किन पर लगेगा वो वाली बात है, यहाँ पे लिख लो, किन पर लगेगा, टैक्स किन पर लगेगा वो लिखा हुआ है। वह राशि और दर कि कितनी रेट होगी, क्या दर होगी, वो वाली चीज बताई गई है, व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारित करने का प्रस्ताव करती है। भवन या भूमियों या दोनों के मामले में मूल्यांकन का वह आधार जिस पर रेट निर्धारित की गई है। ठीक है, दर निर्धारित हो गई, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। नगर पालिका संकल्प पारित होने के बाद प्रथम अनुसूची में दिए गए प्रारूप में एक नोटिस के साथ इसे प्रकाशित करती है। क्या करती है, इस नोटिस के साथ इसे क्या करेगी दोस्तों, प्रकाशित करेगी। ठीक है, तो एक प्रथम अनुसूची, अभी अनुसूचियां कौन कौन सी है तो वो मैं आपको बताऊंगा। अनुसूचियां होती है दोस्तों, अनुसूचियां होती है, और अनुसूची कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड, मैं आपको अनुसूची दिखा देता हूं। अनुसूची इसके अंदर दिख जाएगी, पहली अनुसूची लिखा हुआ है ना इसमें, देखो दिख रहा है, ये जो अनुसूची है ना पहली, ये 108 है के तहत दिख रही है ना आपको, दिख रही है ना आप लोगों को। तो ये जो अनुसूची है इसके तहत जो है क्या, एक प्रारूप जो है निकाला जाएगा और इसके प्रारूप के तहत नोटिस
जो है प्रकाशन करना होगा, नोटिस का क्या होगा, प्रकाशन करना होगा। ठीक है, ये अनुसूची अगर आपको चाहिए तो मैं इसमें डाल दूंगा, मैं एक काम करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ देख लेना, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 108 ख के अंदर लिखा हुआ है ये 108 ख। अब देखो, अब बोल रहे थे ना आप लोग की उपधारा बता देना, तो मैंने बता दी ना, उपधारा 108 ख में प्रथम अनुसूची का उल्लेख है। जितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही बात करेंगे, फालतू में हमें जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 108 ख में प्रथम अनुसूची का उल्लेख है, और इसका क्या होगा, एक नोटिस निकाला जाएगा, मतलब एक सार्वजनिक नोटिस निकाला जाएगा कि नगर पालिका ये फलाना टैक्स लगाना चाहती है, और इसमें जो जो है 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, किसको, वहां की जनता को, कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, हम ये जो टैक्स है उसको लागू करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, उस टैक्स को लागू करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 30 दिन का क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा 30 दिन का। 30 दिन का समय देने के बाद जो है उसको लागू किया जाएगा, आपत्ति ली जाएगी, आपत्ति आ गई, नगर पालिका इस आपत्ति पर क्या करेगी, विचार करेगी, गुण और अवगुण दोनों पर विचार करेगी, क्या वो आपत्ति सही है वास्तव में, क्या उस नगर पालिका पर जो टैक्स है वो लगाया जा रहा है पार्किंग शुल्क, क्या उसकी आवश्यकता है। ठीक है, कुछ भी तरह का ऑब्जेक्शन हो उस पर विचार करेगी, और विचार करके समिति को सौंप देगी, समिति तब इस पर विचार किया जाएगा, और इसे फिर विशेष संकल्प द्वारा जो है कोई भी तारीख डिसाइड कर ली जाएगी, और विशेष संकल्प द्वारा जो है कर लागू किया जाएगा। मतलब उस आपत्ति को खारिज करते हुए, या आपत्ति में कोई संशोधन की मांग करिए कि भाई कर की दर ज्यादा है, कर की दर कम कर दो, 10 रुपए कर दो पार्किंग शुल्क, तो वो मान ली जाएगी, मान लो उनको समिति को लगता है वो मान ली जाएगी, और फिर क्या है उसको लागू कर दिया जाएगा कोई भी डेट निर्धारित करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना प्रथम अनुसूची कहां पर है, प्रथम अनुसूची है दोस्तों 108 ख में, 108 ख। ठीक है, तो ये है कर को अधिरोपित करने की प्रक्रिया। अब है 109, 109 है कर के अधिरोपण से संबंधित। जैसे दो चीज है यहाँ पे, कर लागू करना या अधिरोपण करना, और कर लागू प्रक्रिया। ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, मान लो एग्जाम में आ गया कि कर लागू करने की प्रक्रिया किसमें दी हुई है, तो यहां ध्यान रखना धारा 108, और कर लागू किया जाता है किस धारा के अधीन रहकर, 109 के तहत। तो यहाँ पे है कर अधिरोपण की शक्ति, नगर पालिका विशेष संकल्प पारित करती है, मैंने अभी आपको बताया 108 में लिखा हुआ था, और नियत तारीख से कर का अधिरोपण गजट नोटिफिकेशन निकाल के कर देती है। गजट नोटिफिकेशन क्या होता है, गजट नोटिफिकेशन होता है दोस्तों राजपत्र में प्रकाशन करती है। ठीक है, गवर्नमेंट प्रेस, वहां पर जो है अखबार में भी आता होगा, देखा होगा आपने। उपयुक्त अधिसूचना कर अधिरोपण का निश्चयात्मक सबूत होगा, मतलब जो गजट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उसको ही वैलिड माना जाएगा कि हाँ बस कर लागू हो गया है, निश्चयात्मक सबूत है। ऐसा नहीं है कि सर हमारे घर पे तो भेजा ही नहीं किसी ने पंपलेट, हमारे घर में तो बताया ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। गजट नोटिफिकेशन निकलते वो कर लागू मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर आप ये नहीं बोलोगे कि सर हमें तो बताया नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा नहीं होगा। वार्षिक रूप से वसूले जाने वाले करों का अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के प्रथम दिवस के अलावा किसी अन्य तिथि से परिवर्तन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है जब भी कोई टैक्स लगाया जाएगा, मान लो 1 साल का टैक्स है, हर साल लगेगा वो, मान लो हर साल लगेगा। जो वार्षिक कर होते हैं, वार्षिक कर, वार्षिक कर होते हैं, तो उनको एक लागू करने की प्रक्रिया होती है। आपको पता है जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लागू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये क्या होता है हमारा वित्त वर्ष होता है। जब भी वार्षिक कर लगाया जाएगा दोस्तों, उसको जो है लागू करेगा, मान लो कि अब क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, मान लो आज की डेट में कोई कर लागू कर दिया नगर पालिका ने, तो नवंबर में कोई टैक्स लागू हुआ है तो वो अब लागू नवंबर से नहीं होगा। कब से नहीं होगा, आज से नहीं होगा। उसमें जो डेट दी जाएगी ना गजट नोटिफिकेशन में, वो दी जाएगी दोस्तों 1 जनवरी, 1 जनवरी। क्यों, क्योंकि नवंबर के बाद जनवरी, जनवरी देखो 4 महीने, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, 4 महीने याद कर लेना, इनकी जो है पहली तारीख से लागू होगा। नवंबर के बाद में जो जनवरी आएगी वहां से वो टैक्स लागू हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अप्रैल से कर दिया, दिसंबर, नवंबर से कर दिया, दिसंबर से कर दिया, मन मर्जी से नहीं कर सकते, लिखा हुआ है 109 के अंदर। ठीक है, मान लो कोई टैक्स था आपने अगस्त में पास किया, अगस्त में पास किया तो वो अक्टूबर से लागू होगा। समझ में आ गया, मतलब नेक्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है जो महीने हैं उसके आधार पर वो लागू हो जाएगा। लेकिन यदि अप्रैल के प्रथम दिवस के अलावा किसी अन्य दिन परिवर्तन में आते हैं,
मान लो इसमें जो है लिखे हुए हैं अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर या जनवरी, अप्रैल के अलावा या इन तीनों महीनों में से अगर वो लागू होता है तो क्या होगा, वो चीज इसमें लिखी हुई है। तो आगामी अप्रैल के प्रथम दिवस तक त्रैमासिक रूप से वसूलनीय होंगे, उसके बाद वार्षिक रूप से वसूले जाएंगे। तो कुल मिला के क्या निचोड़ निकलता है, निचोड़ ये निकलता है कि जो टैक्स लागू होगा, टैक्स लागू होगा वो 1 अप्रैल से ही लागू होगा वार्षिक रूप से, वार्षिक रूप से। अब मैंने बताया कि नवंबर में जो है टैक्स को लागू किया गया है, मतलब बनाया गया है, तो मतलब घोषणा हो गई, तो उसको जनवरी से लागू कर दिया। मैंने अभी बताया था ना आपको, जनवरी से लागू कर दिया 2025 से। तो अब अप्रैल तक का जो भी समय है ना, अप्रैल तक का जो भी समय मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 3 महीने है ना, इन 3 महीने का टैक्स लगेगा केवल, पूरे साल का नहीं लगेगा। 1 जनवरी से जो है फिर आगे वाली जो 2026 तक, ये पूरे साल का टैक्स नहीं लगेगा, केवल 3 महीने का टैक्स लगेगा। समझ में आया, त्रैमासिक रूप से वसूल नहीं होंगे। ठीक, 3 महीने का टैक्स वसूला जाएगा, फिर 1 अप्रैल 2025 आते ही फिर वो टैक्स जो है 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब कोई वार्षिक कर है, अप्रैल के अलावा और अन्य किसी दिन लागू किया जाता है। अन्य किसी दिन मतलब अप्रैल के अलावा आपको बताऊं जुलाई से, अक्टूबर से, या अक्टूबर से या दिसंबर से, ओ सॉरी जनवरी से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो टैक्स त्रैमासिक रूप से वसूल नहीं होगा। यदि किसी कर या उसके किसी भाग की वसूली केवल निश्चित कालावधि के लिए हो तो उस कालावधि के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मान लो कोई टैक्स लगाया है, मान लो कोई टैक्स लगाया है, जैसे पुष्कर में अभी मेला चल रहा था, शायद 12 नहीं 13 तारीख का था, 13 नवंबर का। तो उस पर्टिकुलर जो 10 दिन का टाइम है, उस मेले के अंदर जो 10 दिन का टाइम है, तो पुष्कर जाने वाली सभी गाड़ियों पर टैक्स लगा दिया। तो वो जो 10 दिन के लिए वो टैक्स लगाया गया था, कोई निश्चित अवधि थी कि 10 दिन के लिए जो टैक्स लगाया गया है, तो उस 10 दिन की अवधि खत्म हो जाएगी, पुष्कर मेला खत्म हो जाएगा, तो वो टैक्स भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं बगरू नगर पालिका में था दोस्तों, तो वहां पर एक मंदिर है जुगल महाराज जी का, तो वहां पर मेला भरता है हर साल, अप्रैल में भरता है आई थिंक। तो अप्रैल में जब मेला भरता है ना, तो वहां पर जो है कर लिया जाता है, किससे, जो भी वहां पर जो मेले में जो भी थड़ी ठेले वगैरह लगाने आते हैं या फिर जनता, तो वहां पर टैक्स लिया जाता है। तो केवल उस पर्टिकुलर मेले के लिए वो टैक्स लिया जाता है। तो वो मेला खत्म, टैक्स खत्म। तो इसमें ये भी चीज है कि वार्षिक रूप से तो वसूला जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन कोई पर्टिकुलर कालावधि के लिए, टेन्योर के लिए, पर्टिकुलर अवधि के लिए भी टैक्स वसूल सकते हैं, और वो अवधि समाप्त तो टैक्स समाप्त। उपयुक्त से संबंधित सूचनाएं राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी, गजट नोटिफिकेशन निकालना इसको पड़ेगा। धारा 110 दोस्तों, धारा 110 क्या कहती है, करों में परिवर्तन से संबंधित है। करों में परिवर्तन से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है, जो कि धारा 108 और 109 में वर्णित विधि के अनुसार ही कार्य होता है। मान लो आपने कोई टैक्स लागू कर दिया, लेकिन बाद में 1 साल बाद पता चला कि इसमें जो है क्या है, कमी है, टैक्स में कमी है, या फिर इसमें जो है परिवर्तन करना है। तो जो परिवर्तन होगा वो जो धारा 108 में जो प्रक्रिया बताई गई थी, कौन सी प्रक्रिया, कि साधारण सभा की बैठक होगी, एक संकल्प लाया जाएगा, ठीक है, संकल्प लाने के बाद प्रारूप होगा, दर तय की जाएगी, ठीक है, नोटिस निकलेगा, आपत्ति मांगी जाएगी 30 दिन की, ठीक है। आपत्ति के बाद समिति को सौंपा जाएगा, समिति उस आपत्ति पर विचार करेगी, और फिर वो जो टैक्स क्या है लागू हो जाएगा। ये प्रक्रिया थी। तो कर में भी परिवर्तन करना है तो सेम यही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। मान लो कि हमको जो है पार्किंग शुल्क का पैसा 50 रुपये वसूला जा रहा था, अब उनको लगता है नगर पालिका को यार 100 रुपये करना चाहिए इसको, तो जो साधारण सभा की बैठक में 100 रुपये रखेंगे, संकल्प लाएंगे, प्रारूप तैयार होगा, 100 रुपये की रेट तय कर दी जाएगी, नोटिस निकलेगा, उस पर आपत्तियां आएगी, बोले 100 मत रखो सर 90 रख दो या 110 कर दो, तो उस पर विचार किया जाएगा, समिति को सौंपेंगे, फिर लागू कर देंगे। ठीक है, 108 में प्रक्रिया दी गई है और लागू करने का काम 109 के तहत कर दिया जाएगा। आ गया समझ में, धारा 110 समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, धारा 110 समझ में आ गई होगी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इतने इजी तरीके से पूरे यूट्यूब पे आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कोई समझा पाएगा। ठीक है, यूट्यूब तो छोड़ो, पेड क्लास में भी नहीं समझा रहे, पेड क्लास वाले तो यहाँ से पढ़ पढ़ के जा रहे हो, फिर बच्चों को पढ़ा रहे हो, समझ रहे हो। मतलब मेरे को ऐसा कमेंट आया, मुझे बोला गया किसी ने, बच्चे ने, कि सर 2 दिन और रुक जाता ना तो मेरे 2000 रुपये वेस्ट नहीं होते। देखो
और आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है, लेकिन सब्सक्राइब करने में आप लोगों को जोर आता है चैनल को, है ना। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, तो लाइक कर दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक मैं आपको थोड़ा सा क्लास 5 मिनट और लेता हूँ आपकी। मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि हुआ क्या, कौन सा कलर लूँ बताओ, आसमानी दे देते हैं आपके लिए, ठीक है। हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल जब गहलोत सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो जयपुर नगर निगम ने क्या किया, जयपुर नगर निगम, नगर निगम जयपुर, ठीक है। यूडी टैक्स तो लगता है सब जगह, क्या लगता है, यूडी टैक्स। लेकिन जयपुर नगर निगम ने एक प्रस्ताव पास किया, उस प्रस्ताव, वही सारी चीजें संकल्प फंकल्प, है ना। और एक टैक्स लगाया, उस टैक्स जो है वो लगने वाला था जितने भी सारी दुकानें हैं, जितने भी हॉस्टल्स हैं, जितने भी लैब हैं, है ना, ये करके दायरे से बाहर थे। देखो यूडी टैक्स का एक क्या होता है, एक निर्धारित की हुई है यूडी टैक्स के लिए कि 100 गज से अगर आपका 100 वर्ग गज, ठीक है, और एक है 300 वर्ग गज। मैं बता देता हूं यहाँ पे आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना। 100 वर्ग गज और 300 वर्ग गज, अगर आपका प्लॉट जिसमें आप रह रहे हैं, कोई मकान जिसमें आप रह रहे हैं 300 वर्ग गज से कम का है, 300 वर्ग गज से कम का है, तो आपके टैक्स नहीं लगेगा। क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 300 वर्ग गज का अगर प्लॉट साइज है तो टैक्स लग जाएगा। आवासीय की बात कर रहा हूँ, मकान की, आवासीय जिसमें आप रह रहे हैं, ध्यान रखना 300 गज से कम का ही प्लॉट खरीदना कभी, 300 गज का हुआ तो टैक्स लगेगा। और 100 वर्ग गज का क्या है कि मान लो कोई प्रॉपर्टी 100 वर्ग गज से कम की है, तो उस पर जो है व्यावसायिक टैक्स नहीं लगेगा, कॉमर्शियल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है 100 वर्ग गज, तो उस पर टैक्स लगेगा। समझ में आ गई ना बात, टैक्स लगेगा 100 वर्ग गज होते, कॉमर्शियल पर, और आवासीय में 300 वर्ग गज, ये छूट दी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो दुकानें अगर 10 वर्ग गज की है, 20 वर्ग गज की है, तो यहाँ पे टैक्स लग रहा था, हॉस्टल पे लग रहा था। मतलब ये मानो कोई अगर मोची नहीं होते जो रोड पर बैठे हुए रहते हैं, उनको भी जो है कुछ ना कुछ लाइसेंस के रूप में कुछ शुल्क जमा कराना पड़ता था नगर निगम के अंदर। ऐसा एक जो है कानून लेके आई थी गवर्नमेंट, गजट नोटिफिकेशन भी निकल गया था। और ये था, मैं बताऊं आपको, कोरोना खत्म हुआ था, कोरोना खत्म हुआ था तो 2022 के समथिंग की मुझे याद आ रहा है कि 2022 में ये प्रस्ताव लेके आए थे, और डीएलबी ने इसको लागू भी कर दिया था, लागू हो गया था गजट नोटिफिकेशन निकाल के। लेकिन फिर क्या हुआ था कि कुछ व्यापारिक जो थे वो थे, और उन्होंने जो है सीएम साहब से जाके, गहलोत जी से जाके मांग करी, और काफ़ी राजनीतिक प्रेशर भी आया कि इसको जो है अभी लागू नहीं किया जाए, क्योंकि कोरोना में काफ़ी जो है हालत ख़राब हो गई थी व्यापारी वर्ग की। तो फिर क्या हुआ, इसको जो है लागू नहीं किया और इसको कर दिया स्थगित, स्थगित कर दिया, और आज तक वो स्थगित ही है, आज तक लागू नहीं हुआ है। तो हो सकता है भविष्य में ऐसी चीज़ें आपको दोबारा देखने को मिले। तो मतलब हर किसी चीज़ पर टैक्स लगाने की बात की गई थी, तो सोचो नगर निगम ये को कितना बड़ा फायदा होता अगर इस तरह का टैक्स लागू हो जाता। हालांकि जनता के ऊपर थोड़ा, जनता के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, क्योंकि ये नॉमिनल शुल्क थे एक तरह से, लेकिन फिर भी जो है इसको लागू नहीं किया, जनता का ध्यान में रखते हुए। तो राज्य सरकार जो है उन्होंने क्या है, स्थगित इसको कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये एक थोड़ा सा मेरे को याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, रिवीजन। दूसरा क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तीसरा क्या करना है, फिर रिवीजन, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, फिर लेनी है आपको क्लास। ठीक है, और ये अपना जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, तो अपन प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोग कहीं और से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो लाइक कर देना, पसंद आया तो, डिसलाइक भी कर देना नहीं आया तो, ठीक है। और तो क्या बोलूँ मैं आपको, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय श्री राम।